जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी फिजिक्स के चैप्टर वाइज हम लोग वन लाइनर प्रश्न करेंगे। देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा और आंसर मिलेगा। तो अगर आपका मैट्रिक परीक्षा 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी फिजिक्स को क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक भी फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वन लाइनर प्रश्न करेंगे। सीधे हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे। यहाँ पर बहुत कम समय में आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए ये 10 क्लास का ये फिजिक्स का ये बुक है और ये चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन, जो 20 तारीख का एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका मैट्रिक परीक्षा है का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर जो ये चैप्टर है आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर कांच हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है तो डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो जो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाता है उसको किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतरण होगा। तो लेंस का फोकसांतरण होता है 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर पी बराबर होता है 1/a फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पावर दिया है, यानी कि F बराबर 1/, पावर दिया है 2 और ये मीटर में होता है तो सेंटीमीटर में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतरण 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता +2 डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस में जो आवर्धन होता है प्लस होता है और दर्पण में माइनस होता है, याद रखिएगा। दर्पण में आवर्धन माइनस होता है और लेंस में जो होता है आवर्धन प्लस होता है, तो यहाँ पर +2 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं तो किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण लेंस, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अवतल लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी। मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा और उत्तल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है प्रकाश की किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न दिया है, कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को
कहते हैं? निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर सरल 3 पर ल आ रहा है, यहाँ पर उत्तल, यहाँ पर भी 3 पर ल आ रहा है, तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। ये परावर्तन के नियम है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, दोनों कोण बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल और दाढ़ी बनाने में अवतल, सब अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डिएप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डिएप्टर है, तो उस लेंस का जो फोकस है 6 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों माइनस में होगा, तो दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आगे देखिए प्रश्न, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? तो sin i बटा sin r होता है। माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin i बटा sin r होता है। एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। उत्तल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। देखिए उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। ये उत्तल लेंस है। देखिए ये उत्तल लेंस यहाँ पर गलत दिया है, ये किनारों का अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, यहाँ पर ये बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, तो ये गलत दिया है। यहाँ पर होगा आपका, एक उत्तल लेंस होता है तो यहाँ पर बीच की अपेक्षा किनारों पर पतला होता है, पतला होता है, पतला। ठीक है, यानी कि इस प्रकार होता है। देखिए बीच में मोटा होता है, किनारों वाला भाग पतला होता है उत्तल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो U बटा V होता है। आवर्धन एम बराबर क्या होता है? U बटा V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो R बराबर 2F होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध R बराबर 2F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बाना प्रतिबिंब होता है। बड़ा और वास्तविक बनता है जब उत्तल लेंस में हम लोग F और 2F के बीच में बीम को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहा जाता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे ही मात्रक विहीन। देखिए लेंस के जो आवर्धन का मात्रक होता है वो मात्रक नहीं होता है, यानी कि लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का जो ऐसे ही मात्रक होता है वो मात्रक नहीं होता, आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे प्रश्न, इनमें से
कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये दर्पण का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपके, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी द्वारा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड मात्रक याद रखिएगा, कहीं दिया रहता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड दिया रहता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो मरीज होते हैं उसको दांतों और आंखों को देखने के लिए अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक, मोटे लेंस की आवर्धन अधिक होता है और पतला के कम होता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधा। जब अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब प्रतिबिंब को रखेंगे तो आभासी यानी कि बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा अवतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है तो आभासी एवं सीधा होती है। उत्तल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है और मुख्य फोकस के जब बीच में रखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए स्टूडेंट, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सभी को मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम देना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत। जब अवतल दर्पण के जब मुख्य फोकस पर बीम को रखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बीम को रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो रखे प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। जब अवतल लेंस को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनता है प्रतिबिंब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तब फोकस पर। जब अवतल लेंस के सामने अनंत पर जब रखेंगे बीम को तो उसकी प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोकस हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो फोकस पर बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस पर, यानी कि जब अवतल दर्पण के जब सामने अनंत पर रखेंगे जब बीम को तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोकस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, क्वेश्चन कह रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजर जाएगा वो जाके 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जो निर्गत किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। जो निर्गत किरण है मुख्य अक्ष से दूर जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोग चैप्टर 2 का करेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए हम लोग चैप्टर वाइज सभी विषय को और सभी यहाँ पर फिजिक्स के सभी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर वाइज यहाँ पर ऑनलाइन देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो जब हम वीडियो बना सकते हैं तो आप लोग भी शुरू से अंत तक वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखिए कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ा सकते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और अच्छे मार्क्स लाना है। तो अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए प्रश्न दिया है,
मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो रेटिना एवं दृष्टिपटल। मानव के जो आँख होता है रेटिना और दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए आपको चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, यही है 2 चैप्टर का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपके, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। जब तारा टिमटिमाता है तो अपवर्तन के सिद्धांत पर उसको किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जब अधिक हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक होता है तो दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, और भीरी होता है नजदीक होता है तो उसको निकट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नेत्र में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए जो देखेगा वही दोष होगा, तो यहाँ पर बोला है निकट नहीं देख रहा है यानी कि आपको दूर देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो उसको बैगनी कहा जाता है। ये बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न को कह रहा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। देख सकने के लिए आँख के गुण को कहा जाता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कहा जाता है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के जो गुण होता है उसको समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि जो आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग दूर और निकट दोनों के लिए आप लेंस का प्रयोग करेंगे तो उसको समंजन क्षमता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस के द्वारा किया जाता है? तो बाइफोकल से लेंस। यानी कि जिसको नहीं दूर के दिखाई देता है और नहीं निकट को, तो उसमें ये बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। देखिए जो स्वस्थ मानव नेत्र होता है उसके लिए निकट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर होता है वो अनंत होता है। दूर के लिए अनंत और निकट के लिए 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है, सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है नेत्र में होता है। तो निकट दृष्टि दोष। जब दूर को नहीं देखेगा यानी कि निकट को देखेगा तो निकट दृष्टि दोष, जो देखेगा वही दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो ज्यादा दृष्टि दोष। अगर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो ज्यादा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला। जो चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री खड़े हैं वहां से आकाश का आपको काला दिखाई देगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये घटना है, जब इंद्रधनुष बनता है तो उस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपके सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु अनंत पर होता है। जो सामान्य मानव का जो नेत्र होता है उसका दूरबिंदु अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके
मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कर रहे हैं आपके, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतिया बीम में जो लेंस होता है वो धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही प्रिज्म है, इसका ही प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर सफेद प्रकाश जाकर यहाँ पर टकरा कर यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसको बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं आपके, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना घटी है, जो कभी तुरंत पीछे बताए हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं आपके, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आंख व्यवहार होता है तो जो आपका आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है आंख। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रश्न, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5। देखिए यही प्रिज्म आपका है बनाए हैं। ये देखिए मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यही 5 सतह है, एक ये हो जाएगा 2 3 और ये एक ये दोनों के पीछे एक होता है तो 2 उधर और 3 इधर, तो 5 प्रिज्म का सतह होता है। तो एक साधारण प्रिज्म का सतह 5 होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष। रेटिना के जब पीछे बनेगा तो दूरदृष्टि दोष और रेटिना के सामने बनेगा तो निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र जो गोलक का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही। दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति। आँख की जो पुतली है वो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे कहते हैं परितारिका। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, नेत्र गोलक के
गोल होने पर देख पाते हैं तो निकट दृष्टि दोष देख पाते हैं। नेत्र एक गोलक के गोल होने पर निकट दृष्टि दोष होता है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बनता है? तो 1/10 सेकंड। यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक मनुष्य के आंखों पर कितना समय तक प्रतिबिंब बनता है? तो 1/10 सेकंड बनता है, 1/10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग होता है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका है। कॉर्निया के पीछे परितारिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष कौन कहलाती है? तो जारा दृष्टि दोष कहलाती है। अगर आप लोग बुढ़ा देंगे तो उसमें आपकी क्षमता जो है समंजन क्षमता घट जाती है, उसी को बोलते हैं जारा दृष्टि दोष। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता होता है। गोल न होने के कारण अबिंदुकता हो जाता है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपके अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता जिस व्यक्ति को होता है उसमें बेलनाकार लेंस लगता है, बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं, तो उसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहा जाता है, दृष्टि परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न मानव नेत्र 2 हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री। मानव नेत्र 2 हैं, इनका दृष्टि दोष क्षेत्र जो होगा और 180 डिग्री होगा। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है उसको दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना दीर्घ दृष्टि दोष के फोकस दूरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन पछांबी पेशियों द्वारा किया जाता है। पछांबी पेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो विद्युत सिग्नल में जो रेटिना है वो प्रकाश को परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के भीतर। 4 से 6 घंटे तक आपका आँख अच्छा रहता है। तो जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसका आँख 4 से 6 घंटे के अंदर निकाल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन करते हैं। नीले रंग को अधिक करते हैं प्रकीर्णन, इसीलिए सूर्य या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग। लाल रंग को खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसे बैंगनी कहा जाता है। बैंगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, यानी सबसे विचलित यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो इस झिल्ली को कॉर्निया कहता है। कॉर्निया से ही प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करता है नेत्र में। चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है चूजे की दृष्टि पटल में, शंकु की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है सूर्य का गोला दिखाई देता है तो चपटा। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य गोला चपटा दिखाई देता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैंगनी। कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो काला। जब लाल गुलाब होगा जो उसको हरे प्रकाश में देखने पर वो काला दिखाई देगा।
प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो तीनों। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। जो पेशियां शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस है वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपको कह रहा है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला को प्रकीर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रश्न आपका किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान होगा LI के बराबर होगा। LI के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल। जब सूर्य उगेगा और चाहे डूबेगा तब पर भी लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहा है एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 10 के पावर 10 मीटर होता है। 10 के पावर 10 मीटर एंगस्ट्रॉम का मान होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है। कह रहा है प्रश्न नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो दूरदृष्टि दोष। जब अधिक हो जाएगा दूरदृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष से जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे, तो निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है। कह रहा है नेत्र लेंस जो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न दोष ज्यादा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाता है तो ज्यादा दृष्टि दोष होता है। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना अपवर्तन कहलाता है। वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। तो छितराने को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि जब एक सफेद प्रकाश जाएगा और जाकर यहाँ पर ये सतह पर पड़ने के बाद सब छितरा जाएगा, यानी 7 रंगों में बढ़ जाएगा, उसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए चैप्टर 3 है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का करेंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक नहीं है तो पारा जो होता है अर्धचालक नहीं होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है तो ओम को। वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध आपका 6 ओम होगा। 6 ओम। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 100 वाट और 220 वोल्ट दिया रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है तो 484 ओम मार देना है। 484 ओम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री ताप पर पिघलता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है टंगस्टन। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य आपका 24 जूल हो जाएगा। 24 जूल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वोल्ट। 1 एमीटर के केवल
एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पमांक है तो 0.1 एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक होता है। जो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है तो वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध होगा आपका 30 ओम मीटर। 30 ओम मीटर होगा, यानी 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम। तो 30 ओम मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम मीटर होगा, 110 ओम मीटर। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो DC, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है बैटरी से, DC प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपके, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और आमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से विद्युत चुंबक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहा जाता है। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR होता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है अपना, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R करता है। स्थिर विद्युत में आवेश है तो विरामावस्था में रहते हैं, विरामावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा में आवेश रहते हैं तो गति की अवस्था में रहते हैं। धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक होता है तो जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, 1 जूल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जस्ता का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड की धातु का होता है? कार्बन का होता है। कार्बन का, यानी शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है कार्बन का और ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटा I होता है। R बराबर V बटा I होता है, या V बराबर होता है IR होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। बिजली के जो फ्यूज का तार होता है तांबे और टीन दोनों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, जो लेव होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 mA बराबर कितना होता है? यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है आपके 10⁻³ एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 म्यू एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 म्यू एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा VQ होगा, किया गया कार्य VQ।
सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं धन ध्रुव कहा जाता है, धन ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर करता है। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा आई में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो H बराबर होता है VIT होता है, H बराबर VIT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है विद्युत प्रवाह की दिशा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? 6 × 10⁻18, 6 × 10⁻18 अपवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश 4320 कूलम यानी 4320 कूलम होता है, 4320 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, धारा नियंत्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी 110 वाट, 110 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम होगा 300 कूलम होगा, 300 कूलम। चलिए देखिए, विद्युत प्रवाहित कर सीधी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं, तो विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं होता है, विद्युत पंखा में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपके, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान है, दोनों की चाल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उस बिंदुओं को के बीच के विभवांतर से, उन दोनों वस्तुओं के बीच के विभवांतर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा 1 एम्पियर है, वह धारा 1 एम्पियर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो 6 जूल दी जा सकती है, 6 जूल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध होता है 1 ओम, यानी कि 10/10 जो है कट जाएगा, कट कर 1 ओम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समान ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर 10⁻⁻2 यानी कि 10⁻⁸ गुने 2 मीटर से 10⁻⁶ गुने
6 ओम गुने 2 मीटर तक होती है, परिसर इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। अर्धचालक का जब ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहेगा। यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चांदी के जो तार है उसको ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य प्रश्न है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध आपका प्रत्येक से कम होगा, प्रत्येक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध आपका 5 ओम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध 5 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा का मान आपका 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध आपका 50 ओम होगा, 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। 20 कूलम्ब पर सिल्वर का विद्युत जो प्रतिरोधकता है 1.60 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, परिपथ में कितने अनुमंतांकन टांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत विभव होती है। 5 एम्पियर होता है, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है, धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश होता है। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है तो कूलम्ब नियम लागू होता है, कूलम्ब का नियम। यानी कि 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले जो बल है उसको कूलम्ब का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है तो समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है। 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है तो प्रतिबल लगता है। 2 सदृश आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है तो आकर्षण, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण लगता है। क्या प्रोटॉन आवेश प्रकरण में भाग लेता है तो नहीं, प्रोटॉन आवेश जो है प्रकरण में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है तो ओम का नियम जब चालक का ताप अचर रहता है तब लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर होती है, 10⁻12 ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही नंबर प्रश्न पूछे हैं 3 नंबर चैप्टर का। संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित करने का संभव या नहीं है या नहीं है तो है, हाँ, संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है, 1 वाट है। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है तो 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है अतः इन्हें कहा जाता है तो इन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है
तो ए और बी दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेशित हो जाता है। जब वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वे विद्युत रोधी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को वोल्टीय कहते हैं। वोल्टीय। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप अचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? N/R होगा। समानांतर क्रम में जोड़ने पर N/R होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट कर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोग का प्रतिरोध होगा तो 0.01 R होगा, 0.01 R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है एक R प्रतिरोध के तार को N बराबर भागों में काटा जाता है फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R/N² होगा, R/N²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध 0.01 ओम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है। दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा तो 1:4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है बेलनाकार पात्रे में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्रे में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा तो R/16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 mc आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा 1 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा, 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान 60 कूलम होगा, 60 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी। देखिए ये सब जो न्यूमेरिकल है आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, न्यूमेरिकल को हम छोड़ देते हैं और सीधे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR को निरूपित नहीं करता, IR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न दिया है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R होता है, V²/R होता है विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो 22 ओम जो है वाट के बराबर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी तो चौगुनी हो जाएगी, उत्पन्न ऊष्मा चौगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी, दोगुनी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है तो प्रतिरोध कहा जाता है उसको, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है आपके निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो V² ओम जो है वाट के बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है विद्युत हीटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये सब न्यूमेरिकल है। अब हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए फिजिक्स का ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का नाम है आपका
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम है चैप्टर 4। देखिए पहला प्रश्न दिया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। जो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुण 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुण 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय में विद्युत धारा का मान। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? तो दोनों धाराएं यानी कि डीसी और एसी दोनों डायनेमो से प्राप्त होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में उत्पादित परिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। भारत में जो उत्पादित जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट होता है। हमारे देश में जो विद्युन्मय तार है और उदासीन तार है उनके बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। विद्युन्मय तार जो होता है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन तार का मान जो रंग होता है काला होता है। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। धारा का वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पृथ्वी का विभव होता है शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। चुंबकीय जो बल का जो क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं में विद्युत मोटर को चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर। जो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है वो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो डायनेमो के द्वारा आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक को विद्युत में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत को यांत्रिक में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्म चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कह रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबकों के जो सजातीय ध्रुव होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कह रहा है आपके किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कह रहे हैं आपके जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा को जल विद्युत जो यंत्र है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए आपके वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे आमीटर कहते हैं, उसे आमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपके, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। आपको बोर्ड में फ्यूज लगा दीजिए, वो लघुपथन से बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। देखिए चैप्टर 5 है, जो कि अंतिम चैप्टर है फिजिक्स का आपको। तो इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं, वन लाइनर प्रश्न है ये सब। देखिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चैप्टर 5 हम लोग देखना है। देखिए चैप्टर 5 है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए। देखिए ये चैप्टर 5 है, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है आपके, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो कैडमियम का छड़। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कैडमियम का छड़ प्रयुक्त होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है तो 200 मेगावोल्ट होता है। 200 मेगावोल्ट किसी नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो सूर्य है। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है तो 100 डिग्री से 140 डिग्री हो जाता है। 100 से 140 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन का कारण क्या है। तो ये सभी है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो लकड़ी। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था पुराने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। गोबर गैस बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%। मीथेन गैस जैव गैस में 75% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्मी ईंधन ये अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सौर ऊष्मक जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन आपका हो जाएगा जैव गैस। जैव गैस एक प्रकार उत्तम ईंधन है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। तो पाँचवा स्थान है भारत का। ये पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। तो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका प्रश्न है, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है।
तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र आपके महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो राणा प्रताप आपके राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कर रहे हैं कारा जो है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार आपका गुजरात में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में है, कर्नाटक में। देखिए यहाँ पर फिजिक्स का आपको क्वेश्चन समाप्त होता है। फिजिक्स का सभी ऑनलाइनर प्रश्न देख लिए हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। और कोई भी सब्जेक्ट आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपका मैट्रिक परीक्षा है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमारे।